नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार एंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन से पहले डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन की सारी गतिविधियों को अच्छी तरीके से निभाया था और बखूबी उसको हल करने का भी प्रयास किया था। तो आज से हम लोग की एक नई शुरुआत होने जा रही है और इस नई शुरुआत में हम लोग आज से जो शुरू करने जा रहे हैं वो आपके अवकलन का अगला पार्ट जो कि समाकलन आता है, जिसे आप लोग समाकलन कहते हैं, उसकी शुरुआत करेंगे। तो समाकलन क्या होता है, समाकलन के करने की क्रिया विधि क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है और इससे किन किन चीज़ों को या किन फैक्टर्स को ज्ञात किया जाता है, इसको हम लोग विस्तार से अब देखेंगे। तो ये आपके हरस्वरूप शर्मा की बुक में या फिर एनसीईआरटी में भी आप सेकेंड पार्ट में देखेंगे तो ये वही है। पूरा का पूरा बुक ही इंटीग्रेशन से भरा पड़ा है। तो हम लोग देखेंगे पहले इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके फार्मूले को देखेंगे और फार्मूले को देखने के बाद फिर आप आएंगे तो देखेंगे हम लोग निश्चित समाकलन के बाद अनिश्चित समाकलन पहले देखेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल। उसके बाद फिर हम लोग निश्चित समाकलन देखेंगे। निश्चित समाकलन करने के बाद हम लोग फिर समाकलन के अनुप्रयोग, जैसे कि आपने अवकलन में पढ़ा था अवकलन के अनुप्रयोग, उसी तरीके से आपको समाकलन के भी अनुप्रयोग आपको खुद से करने हैं। वहां से भी आपको चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ तक की चीजें करनी है। उसके बाद जो फैक्टर आपका बचेगा उसमें आपका 3D वेक्टर है और 3D वेक्टर के बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें 3D ज्योमेट्री का वेक्टर और 3D ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है और एक दो क्वेश्चन और, जैसे कि असमिका तो होगा नहीं, उसके बाद रैखिक असमिका पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, उस पर भी आप कुछ क्वेश्चन को एक चैप्टर करना है, फिर प्रोबेबिलिटी। यही इतने सारे चैप्टर हैं और लास्ट में हम लोग फंक्शन रिलेशन को भी करेंगे। तो यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आई होंगी। देखिए, अब हम लोग समाकलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप पहले की तरह जैसे पहले आप पढ़ते चले आए हैं, आप किताब कॉपी कॉपी और पेन को एक अच्छे मोड में लेकर के बैठ जाइए, एक एक चीज़ों को बारीकी सुनिएगा। जहां आपको चीज़ें लगती हैं कि इसे नोट कर लेना चाहिए, उसे आप नोट भी करिएगा, साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। जहां कहीं भी कन्फ्यूजन या समस्या होगी हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते हुए उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत में अब हम लोग देखेंगे कि पहले समाकलन क्या होता है। तो देखिए, ये रहा आपका थंबनेल, इसमें आप देख पा रहे हैं कि समाकलन क्या है और यहाँ पर लेक्चर फर्स्ट है। तो फर्स्ट लेक्चर में ये आपके यूपी बोर्ड जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो फ्री में यहाँ पर चीजें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। समाकलन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि समाकलन का अध्ययन करने से पहले हमें कलन के विषय में जानना अति आवश्यक है कि एक्चुअल में कलन क्या होता है। और इसके लिए आपको कलन जानने से पहले आपको जानना होगा कि फलन क्या होता है, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे जब हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कर रहे थे तो थोड़ा सा वहां पर पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाया गया या दिया गया था। अब उसके बाद देखिए, समाकलन अवकलन करने की व्युत्क्रम प्रक्रिया है, अपोजिट है। जिस तरीके से आप अवकलन करते हैं जस्ट उसी का व्युत्क्रम है समाकलन। अवकलन की क्रिया में आप जो फलन रहता है वो उसका विस्तार काफी अधिक रहता है, उसी को आपको जोड़ना होता है। आप इतना बस समझते रहिए अभी कि अवकलन यानी डिफरेंशिएशन जो है उसका मतलब होता है तोड़ना और समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। तो दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रिया है। जहां अवकलन फलन को विभिन्न खंडों में तोड़ता है, छोटे छोटे अवयवों में तोड़ता है, वहीं समाकलन जो है जोड़ने का कार्य करता है। तो अब किस तरीके से जोड़ता है, कैसे जोड़ता है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इन चीजों को देखेंगे। तो देखिए, समाकलन केवल और केवल आपके मैथमेटिक्स में यूज नहीं होगी। जब आप आगे आएंगे तो देखेंगे मैथमेटिक्स के अलावा आप फिजिक्स में भी, जैसे ही इंटरमीडिएट की क्लासेस पढ़ रहे होंगे तो गॉस के प्रमेय में भी आप क्लोज इंटीग्रल लगाते हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये समाकलन की जो बेसिक एप्लीकेशन है वो आपके फिजिक्स में ही होता है। मैथमेटिक्स में तो केवल आप सीखते हैं चीज़ों को कि कैसे चीज़ें की जाती हैं। तो अब जो है हम लोग देखते हैं कि समाकलन वास्तव में है क्या। तो यहाँ पर जो इस स्लाइड पर लिखा हुआ है इसे आप पढ़ लीजिएगा कि समाकलन जो है अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत निश्चित, अनिश्चित समाकलन पर आधारित विभिन्न प्रकार की अवस्था को लेकर के हम लोग समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। आगे अगर देखा जाए
अब यहाँ पर इसकी परिभाषा को समझाने का प्रयास किया गया है कि फलन का जो समाकलन होता है, किसी फलन का अवकलन करने की प्रतिलोम प्रक्रिया, इनवर्स प्रोसेस है ये, और x को इंटीग्रेशन करते हैं। अवकल गणित में हमें दिए हुए फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, परंतु समाकलन में हमें उन फलनों को ज्ञात करना होता है जिनका अवकल गुणांक दिया हो। इस बात को समझिएगा। देखिए, कहने का क्या मतलब होता है कि किसी फलन को दिया गया, उसका आपने अवकलन कर लिया। अब अगर आपको कोई फलन दिया है तो आपको ये बताना होगा किस फलन का अवकलन करने पर ये पद आ रहा है। समझिए बात को। जैसे मैं यहां से लिखने वाला एक स्लाइड अगर ले लूं, रिटन स्लाइड अगर यहां से ले लिया जाए, ये देखिए, कहने का ये मतलब है, जैसे अगर हमने लिया y बराबर एक्स स्क्वायर, अगर आपने y बराबर एक्स स्क्वायर लिया और इसका अवकलन आप करेंगे तो ये अच्छी तरीके से आपको पता है, इसका अगर अवकलन करेंगे dy/dx करेंगे तो 2x होगा। अब समाकलन वह प्रक्रिया है जिसमें यह हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि किसका अवकलन 2x है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो 2x है, 2x किस फलन का अवकलन है, किस फलन का अवकलन है। तो अब आपको ये जब ज्ञात करना है तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का हम अवकलन करते हैं तो 2x आता है, लेकिन अब इसी चीज को ज्ञात करना है तो इसे ज्ञात करने की एक विधि है, इसे हम बोलते हैं समाकलन का चिन्ह, इसे बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये है। और यहाँ पर फलन लिखेंगे, इस फलन को हमने लिख दिया 2x, जिसका हमें पता करना है कि किस फलन का यह अवकलन है, उसे यहाँ पर लिख दिया, और जिसके सापेक्ष करेंगे उसे dx लिखते हैं। अवकलन की क्रिया में आप dx नीचे लिखते हैं जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है, जबकि समाकलन की प्रक्रिया में आप dx लिखेंगे जिसके सापेक्ष आप समाकलन करेंगे। तो ये है, यहाँ से ये बताएगा कि किसके सापेक्ष आपको समाकलन करना है। अब यहाँ से चीजें आपको ज्ञात करनी है कि यह किस फलन का अवकलन है। तो समाकलन का जब आपको अभी फार्मूला बताएंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये कांस्टेंट जैसे अवकलन में बाहर होता है वैसे ही समाकलन में भी बाहर हो जाएगा, और जो बचा है वो केवल x और dx है। अब यहाँ से ये तो 2 होगा इंटू यहाँ x है, तो यहाँ जो x है इसको जब आप करेंगे समाकलन के नियम से तो पावर में एक जुड़ेगा, तो पावर में जैसे आपका अवकलन में घटता था तो ये विपरीत क्रिया है, तो एक बढ़ जाएगा तो पावर x स्क्वायर हो गया, और आप अवकलन में गुणा करते थे लेकिन यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो देखिए 2 और 2 कैंसिल हुआ और फाइनली आपको x स्क्वायर मिल गया। तो अब आप सीधे डायरेक्ट कह सकते हैं कि x स्क्वायर का अवकलन जो है 2x है। तो अब देखिए आप उस फलन पर पहुंच गए जहां से चीजें आपने ज्ञात किया हुआ था। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट रहा है, और वो ये छूट रहा है कि अगर देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5 रहा होता, x स्क्वायर प्लस 5, तब इसका भी अवकलन आप करेंगे तब भी क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर 5 का भी अवकलन करेंगे तो यहाँ 2x ही मिलेगा। अब इसको अगर हम समाकलन में ले जाकर के हल करेंगे तो केवल और केवल x स्क्वायर मिलेगा, 5 का कोई पता नहीं है। इसलिए हम लोग जब अनिश्चित समाकलन करेंगे तो वहां पर समाकलन करने के बाद एक नियतांक हमेशा जोड़ेंगे x स्क्वायर और प्लस c। ये समाकलन नियतांक है, जहां c जो है, जहां c समाकलन नियतांक है, जहां जो c है वो समाकलन नियतांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसको बोलते हैं। तो हमेशा प्लस c या फिर माइनस c लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने c लिखा है तो इस तरह से अगर फलन को देखेंगे तो c का जो मान होगा, तो जो c का मान होगा वो 5 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर अननोन है, c आपको नहीं पता है, तो आप वहां पर c लिख देंगे, जिससे अब वह c का मान कुछ भी हो सकता है, +5 हो सकता है, -5 हो सकता है, +2 -3 एनीथिंग हो सकता है। इसीलिए कांस्टेंट को जोड़ना अति आवश्यक होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी। अब जो है एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि समाकलन
किस चीज को और बताता है। जैसे आपने देखा था कि अवकलन में हमने बताया कि अवकलन आपका किसी भी वक्र के स्पर्शी का प्रवणता बताता है, उसी तरह से समाकलन भी बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है। तो एक एक चीज करके हम लोग बारीकी से समझते हैं कि और समाकलन क्या बताता है। तो अगर आप समझने का प्रयास करिए, देखिए एक्चुअल में है, अगर ये आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को हम ऐसे दिखा दें और कोई एक वक्र मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से। अब अगर आपको इस वक्र के द्वारा घिरा हुआ ये क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, तो देखिए इसके ज्ञात करने की एक जो विधि है वो समाकलन विधि से हल हो जाती है इस तरीके से। अब इस पूरे क्षेत्रफल को निकालने का एक तो तरीका ये है कि बारीकी से आप छोटे छोटे एलिमेंट को या किसी भी तरीके से इसको हल करिए। लेकिन अब जो कैलकुलस है, कैलकुलस पहले इसको बोला जाता था, तो इस पूरे कैलकुलस में जिसमें अवकलन और समाकलन दोनों है, इसमें इसी विधि द्वारा, समाकलन विधि द्वारा हम बताएंगे कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। वृत्त का क्षेत्रफल आप बहुत पहले से जानते आए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन क्यों होता है इसका जवाब अभी आपके पास नहीं था और अभी होगा भी नहीं। तो उसको हम लोग देखेंगे आगे समाकलन विधि से कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, इसका जवाब आपको मिलना शुरू होगा। बेलन का आयतन क्यों पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये भी समाकलन विधि से ही आप जान पाएंगे। तो देखिए इसको हल करने का तरीका ये है कि ये आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अब यहाँ अगर थोड़ा सा एलिमेंट आपको लेना है तो आप यहाँ पर लिमिट लिखेंगे 0 से लेकर के, मान लीजिए ये लंबाई a है, तो हम देखेंगे 0 से लेकर के a तक इंटीग्रेशन करेंगे। और अगर ये फलन है y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एफ एक्स और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एलिमेंट आप ले रहे हैं, ये dx है, फिर dx है, dx है, dx। इस तरीके से आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप dx लिखेंगे। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसी का प्रयोग करके हम लोग इस क्षेत्रफल की गणना करेंगे। एक उदाहरण मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, बाकी जब हम लोग समाकलन करने आएंगे तब इस चीज को और अच्छे तरीके से देखेंगे। इस समाकलन के अनुप्रयोग में आप पढ़ेंगे कि दो वक्रों के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो वहां इस चीज को समझ पाएंगे। देखिए एक विधि तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका फलन जो है ये एक परवलय है और इस परवलय का समीकरण आपका वाई स्क्वायर बराबर 4x है। तो यहाँ से आप जान पाएंगे कि y बराबर √4x होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको मान लीजिए 0 से 2 तक इस लिमिट के बीच में आपको चीजें ज्ञात करनी है, और अगर 0 से 2 के बीच में आपको ये चीजें ज्ञात करना है तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मैंने मेथड बता दिया, यहाँ लिखेंगे 0 से लेके 2 तक एफ एक्स आपका y के बराबर है और y बराबर √4x है और ये dx है। अब आप यहाँ पर समाकलन का जब हम फार्मूला बताएंगे, इस फलन का आप समाकलन करेंगे और इसे बोला जाता है अपर लिमिट उच्च सीमा, और इसे बोलेंगे लोअर लिमिट निम्न सीमा। अब इसी मान को आप रख करके आगे हल कर लेंगे। इसकी क्रियाविधि आगे आपको खूब पढ़नी है, तो पहले बस मेरा यहाँ पर बताने का यही पर्पज है कि इस समाकलन विधि से आप वक्र का क्षेत्रफल भी, जो घिरा हुआ क्षेत्रफल रहेगा, उसे निकाल पाएंगे। अब हम लोग समाकलन की शुरुआत करने जा रहे हैं और पहले जैसे कि आपने अवकलन पढ़ा था, तो अवकलन में हमने उसके अनुप्रयोग को, कहाँ उसकी जरूरत पड़ती है उसको बताया। उसके बाद आपको मैंने पूरे फार्मूले लिखाए थे अवकलन के, उसी तरह समाकलन का हमने बता दिया अनुप्रयोग। अब हम लोग समाकलन के फार्मूले भी पढ़ेंगे। एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ। जैसे आप लोग अभी जब गास का प्रमेय करेंगे तो E.ds करेंगे, तो यहाँ पर भी आप जो है वैद्युत क्षेत्र और एक जो गॉसियन पृष्ठ है उससे बंधा हुआ वैद्युत फ्लक्स लिख रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स, तो उसे इस तरीके से लिख रहे हैं। तो ये समाकलन विधि द्वारा ही वहां पर ज्ञात किया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको, अनुप्रयोग तो समझ में आया होगा, इसका कहाँ कहाँ पर अनुप्रयोग है। तो यहाँ तक की चीजों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब मैं समाकलन में फार्मूला लिखता हूँ और फार्मूला
दोनों का साथ साथ अवकलन और समाकलन दोनों का मैं लिखूंगा। और देखिए गलती एक चीज यहीं पर होती है कि आप अभी जस्ट पढ़ करके आए हैं, क्या पढ़ करके अभी अभी आए हैं अवकलन, और समाकलन करने की क्रिया में बार बार आप लोग गलती करते हैं कि करना होता है समाकलन और आप करते हैं अवकलन। इस चीज को थोड़ा सा आदत जब बन जाएगा आपका तब ये गलतियां सुधर जाएंगी। बहरहाल आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीजों को देखते हैं। देखिए अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आपको जो लिखना है वो लिखना है समाकलन के सूत्र। अब यहाँ पर आप हेडिंग लिखना चाहें तो लिख लेंगे, समाकलन के सूत्र। अब समाकलन में पहला सूत्र फार्मूला क्या है उसे एक एक समझते हुए चलिएगा। देखिए पहला जो है, देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन रहता था तो क्या लिखते थे, पावर आगे आता था और पावर में एक की कमी होती थी। इसी के साथ साथ अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के पावर एन का और किसके सापेक्ष डी एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे पावर में एक की वृद्धि होगी। आप जोड़ रहे हैं तो पावर में एक की वृद्धि अपान इस पावर में एक जोड़ करके जो आएगा उससे भाग देना है, ये आपको सीखना है। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला आप अवकलन में पढ़े थे, डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स बराबर था ई के पावर एक्स। तो इसी तरीके से समाकलन में भी यहाँ आएगा इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स। यहाँ पर डी एक्स भी लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पर प्लस सी आप लिख दीजिएगा, इसका काम आपका लिखने का है, बार बार आप लिखते रहिएगा। इसके बाद तीसरा फार्मूला डी डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स बराबर ए के पावर एक्स log ए बेस ई था। तो यहाँ पर जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स डी एक्स बराबर ए के पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, तो ए के पावर एक्स अपान अपान लॉग ए होगा, ये बटे में चला आएगा, यहाँ पर गुणा में है तो वहाँ बटे में होगा। इसी तरीके से log एक्स का मैं लिख दे रहा हूँ डी डी एक्स, ये बड़ा ध्यान से समझिएगा, डी डी एक्स ऑफ log एक्स, इसका अवकलन 1/x होता है। इसका मतलब 1/x का जो समाकलन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये क्या हो जाएगा log x प्लस। ठीक, यहाँ तक की चीज उम्मीद है समझ में आई होगी। ये आपका बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पर मैं अगला फार्मूला लिख देता हूँ 14। अब आपको पता है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। साइन एक्स को आप अवकलन करते हैं तो कॉस एक्स, इसका मतलब कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस। अब आपको ये ध्यान रखना है ये कॉस एक्स किसका अवकलन होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन एक्स प्लस सी। तो उम्मीद है यहाँ तक फार्मूला जो मैं लिख रहा हूँ और समझा रहा हूँ आपको समझ में भी आया होगा और कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप पहले इतने फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी जो फार्मूले और आपने अवकलन में लिखे थे उसको भी मैं यहाँ पर लिखूंगा और समाकलन में भी साथ साथ फार्मूला लिखेंगे, फिर इन पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए साइन एक्स का हो गया। अब इसी तरीके से डी डी एक्स आपको पता है कॉस एक्स चौथा होना चाहिए, पांचवा जो भी होगा, कॉस एक्स का छठा होगा, कॉस एक्स का डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर माइनस साइन। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ अगर साइन एक्स है तो ये साइन एक्स किसका अवकलन होता है, कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स जो है माइनस कॉस एक्स का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यही छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखना है। इसी तरह अगर आगे देखा जाए तो डी डी एक्स ऑफ का टेन एक्स, इसका क्या होता है डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसका होगा
tan x। ठीक, इसी तरह से मैं अगर 8वां लिख दूं डी डी एक्स ऑफ tan x हो गया, फिर मैं लिख दूं डी डी एक्स ऑफ tan x का sec स्क्वायर एक्स, sec x का sec x का sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx, ये जो होगा डी डी एक्स ऑफ sec x इंटू tan x। अब यहाँ से आप देखिएगा किसका होगा, sec x, sec x प्लस c, क्योंकि sec x का अवकलन ये होता है। इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx का माइनस cot x हो जाएगा, माइनस cot x। इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इन सेक स्क्वायर एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स का, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का कोसेक एक्स का कोसेक माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का होगा क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। यहाँ पर 6 जो आपके फंडामेंटल त्रिकोणमिति फार्मूले हैं उनको हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको उम्मीद है कि समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बेसिक फार्मूले थे जिसे हमने आपको समझाया। इसके बाद अन्य फार्मूले आएंगे, उसे हम लोग बाद में करेंगे। अब इन फार्मूलों की सहायता से अब प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न को हल करने का बेहतर प्रयास करते हैं कि किस तरीके से आपको सभी प्रश्न हल करने हैं। तो यहाँ तक का चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये आपका था परिभाषा व्यापक समाकलन। व्यापक समाकलन यानी कि समाकलन को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हल करने का तरीका क्या है। तरीके में हमने बताया था कि आपको इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। इस सिंबल के बाद जो लिखा जाता है वो फलन लिखा जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये हो गया आपका फलन। और इसके बाद यहाँ पर जिसके सापेक्ष आपको समाकलन करना है वो पद लिखेंगे। जैसे अवकलन में क्या करते थे आप, जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसे नीचे लिखते थे और यहाँ आगे आप लिखेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को जान जाइए। जैसे आप अवकलन करते थे, देखिए अगर मैं लिख देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका अवकलन जब आप करते थे तो देखिए अवकलन की क्रिया में डी डी एक्स करते थे या डी डी एक्स सभी जगह बट जाता था, सभी जगह बटता भी था। और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म रहता था उसे आप बगल में कर लेते थे, आप लिखते थे 2 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 6 का अवकलन लिखते थे डी डी एक्स, ये तो 0 हो जाता था। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाते थे या फिर साइड में हो जाते थे, मल्टीपल में आ जाते थे। इसी तरीके से जब आप समाकलन करेंगे तो उस प्रक्रिया में भी जो कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब अगर आप इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो इंटीग्रेशन हो गया। अब आपने लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अब ये पूरा फलन हो गया और ये dx है। तो इसे जब आप लिखेंगे तो लिखने का तरीका वही रहेगा आपका, ये समाकलन भी सभी जगह बट जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर यहाँ 2 है, 2x स्क्वायर है तो यहाँ भी 2 रहेगा और यहाँ भी 2 रहेगा पहले से, फिर प्लस, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब 5dx है तो यहाँ पर लिखेंगे 5dx प्लस इंटीग्रेशन 6dx। इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 2 को आप बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5 को बाहर कर लेंगे और यहाँ पर dx प्लस 6 को बाहर करेंगे और यहाँ पर dx। इस तरीके से चीज़ों को आपको लिखना है। अब क्या करना होगा, अब आपको समाकलन का हमने फार्मूला बताया, उसी फार्मूले की सहायता से आप जानते हैं अगर इसका समाकलन किया जाए तो 2 गुणे x के पावर 2 है
तो पावर में 1 की वृद्धि हुई और जितना ऊपर है वही चीज नीचे लिख देंगे। यही चीज 5 है इंटू एक्स है, 5 सॉरी डी एक्स केवल है, तो केवल और केवल डी एक्स है, यहाँ पर एक्स भी होगा, सॉरी ये एक्स है। अब एक्स का जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2 होगा, फिर प्लस 6 तो बाहर है और गुणे में, देखिए अगर यहाँ पर इस तरीके का रहे तो ये समाकलन है और ये अवकलन मिल करके केवल और केवल, अगर कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान लीजिए, और 1 का जब समाकलन आप करेंगे तो x होगा, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है तो समाकलन जो है 1 होगा, सॉरी समाकलन x हो जाएगा। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं, समाकलन और अवकलन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और केवल x बचेगा, तो फाइनली यहाँ पर x हुआ। और इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2/3 एक्स क्यूब बटा 2/3 एक्स क्यूब प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 6x और प्लस में लास्ट में कांस्टेंट आपको c ऐड कर देना है। तो ये तरीका है आपको लिखने का, ये आपको हल करने का और लिखने का तरीका है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली की तरफ और देखते हैं कुछ और कंसेप्ट को। स्टैंडर्ड समाकलन का मतलब यही है, स्टैंडर्ड जो यहाँ पर मानक समाकलन लिखा है, आपको जो हमने फार्मूले बताए हैं, देखिए आप अवकलन जब कर रहे थे तो अवकलन में भी आपका टारगेट ये था कि जो फार्मूले हैं उसी के रूप में कन्वर्ट करना, तो आप समाकलन में भी वही क्रिया करेंगे। जो मैंने फार्मूले आपको बताए हैं वो फंडामेंटल फार्मूले, आप प्रत्येक फलन को उस फंडामेंटल फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद तब जाकर के आप चीज़ों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ x के पावर n का समाकलन का फार्मूला देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस 1, यानी कि पावर में 1 जोड़ना है और जितना आएगा उसी से डिवाइड करना है। और जहाँ c ऐड कर रहे हैं, हमने बताया भी है कि c जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी है। देखिए ये पीपीटी आपकी अच्छी है, इसकी जो है टाइपिंग की गई है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये आपको काफ़ी बेहतर दिख भी रहा होगा और उम्मीद है समझ में भी आएगा। यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए निम्नलिखित समाकलनों के मान ज्ञात करना है। अब आपका समाकलन यहाँ से शुरू होता है। अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखिए अब अगर आप ध्यान से समझें, देखिए यहाँ पर जो फलन है इसके सापेक्ष आपका समाकलन करना है, लिखा है dy, यानी कि ये जो समाकलन है y के सापेक्ष है, y के सापेक्ष समाकलन। y के सापेक्ष अगर समाकलन है तो फलन भी y ही होगा, फलन भी हमारा y ही है। इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ y हो गया और ये dy है, तो यहाँ y के पावर 1 है, ठीक। तो अब हमारा तरीका क्या है कि हम पावर में 1 जोड़ते हैं, तो y के पावर 1 प्लस 1 और जो ऊपर रहता है उसी को नीचे कर देते हैं, यानी 1 प्लस 1। तो फाइनली जो होगा, और इसके बाद आप c ऐड भी करते हैं, प्लस c यहाँ पर करेंगे और यहाँ से y का स्क्वायर होगा और बाई 2 होगा और प्लस c, ये आपका कन्वर्ट होकर के आएगा। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से अब आपको समाकलन, सभी समाकलन ऐसे ही करने हैं। जितने भी प्रश्न हैं आपको फार्मूला मैंने बता दिया, बार बार आप उस फार्मूले की सहायता जब क्वेश्चन को करेंगे तब आपको फार्मूले भी याद होते रहेंगे और जहाँ पर कहीं पर भी गलतियाँ हो रही हैं उसे भी आपको सुधारने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ तक की चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अब देखिए आप, तो यहाँ पर है x के पावर 6 है dx, ये आपकी बुक में है क्वेश्चन, ये आपकी बुक से ही क्वेश्चन लिया गया है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, तो अब इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए ये भी हम फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन x के पावर n dx है, तो ये होता है x के पावर n प्लस 1 और होल अपान में n प्लस 1 और प्लस में हम c लिखते हैं इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, इस फार्मूले की सहायता जब हल करेंगे तो ये जो होगा x के पावर 6 प्लस 1 और होल अपान
6 + 1 और प्लस में c करेंगे, यानी x के पावर 7/7 और प्लस c। फाइनल आपका ये रिजल्ट होगा। अब कुछ मैं अपनी तरफ से भी इस टाइप का क्वेश्चन कराता चलता हूँ, हो सकता है आपकी बुक में हो भी ना भी हो, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ। यदि इंटीग्रेशन है √x, ठीक, इस तरीके से √x का अवकलन तो आप लोग कर लेते थे, फिर √x का 1/2 √x। अब समाकलन देखेंगे तो इसे आप फंडामेंटल तरीका जो है, x के पावर हम लिख सकते हैं 1/2 dx। अब क्या करना है, ये x के पावर 1/2 तो पहले था, यहाँ पर +1 करेंगे और होल अपान 1/2 +1। अब यहाँ से ये होगा x के पावर 3/2 और होल अपान 3/2। अब ये जब हल करेंगे तो होगा 2/3 और x की पावर 3/2। आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ तक। उम्मीद है ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन करा दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीजों को हल करने का प्रयास करते हैं। आपको इसी तरीके से सभी क्वेश्चन जो पहली प्रश्नावली में हल करने हैं। देखिए अब आ गया ये, या तो आपका फार्मूला ही पूछा गया है a के पावर x का कैसे हो। देखिए अब यहाँ पर पूछा गया है a के पावर x का, a के पावर x का आपसे पूछा गया है क्या हो। तो देखिए आप फार्मूला ही जानते हैं कि a के पावर अगर x है, a के पावर x होगा और होल अपान में log a और बेस e और प्लस, ये तो फार्मूला ही होता है, उसी से आप लिखते हैं। अब इस चीज को ये समझिए, देखिए आपका समाकलन और अवकलन करने में एक अंतर ये भी है कि अगर आपने अवकलन पढ़ा है तो समाकलन का उत्तर सही है या नहीं इसकी पहचान आप कर सकते हैं। जो आपका उत्तर आया है आप इसी का अवकलन कर दीजिए, आपका क्वेश्चन अगर आ गया इसका मतलब समाकलन सही है। तो आपका फलन आया क्या है, आपका है a के पावर x होल अपान log a और बेस e, ये है। अब इसका अगर आप अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर आपका जो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आ गया इसका मतलब सही है। देखिए 1/log a 1/log a बेस e, ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट है जो बाहर हो। अब बचा a के पावर x, तो a के पावर x का अवकलन क्या होगा, a के पावर x log a बेस e, और ये टर्म इससे कैंसिल होगा और फाइनली आपको मिलेगा a के पावर x। फाइनली आपको मिला a के पावर x। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको वही क्वेश्चन में जो टर्म दिया गया था वो आपको मिल गया। इसका मतलब कि आपका उत्तर जो आपने हल किया है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से किसी भी फलन का समाकलन आपको करना है तो आंसर जो आएगा, एक बार अगर आपको संदेह है तो उसको आप अवकलन करके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपका उत्तर अगर सामने है तब भी देख सकते हैं कि मेरा सही है या फिर नहीं है। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ जो वह चर है, जो वेरिएबल है वो आपका टी में, तो टी में अगर वेरिएबल है तब हम कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, वही तरीका अपना लेना है। टी के पावर 4 + 1 होल अपान 4 + 1 और प्लस, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टी के पावर 4 और +1 5 होगा और होल अपान भी 5 होगा और प्लस, इस तरीके से आपको ये भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराता हूँ। अगर इंटीग्रेशन है x के पावर 2.3 है और dx है, इसका आंसर करना है तो आपका वही तरीका रहेगा। x के पावर 2.3 में 1 करेंगे तो 3.3 होल अपान 3.3 और प्लस में c, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये तरीके हैं आपको समाकलन इस विधि से हल करने का। तो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो माइनस टर्म आ गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस में है या फिर माइनस में है, आपको तरीका पता होना चाहिए आपको कैसे करना है। इसमें भी आप करेंगे x के पावर -5 तो पहले से था, +1 अब करेंगे और बटे में -5 +1 और प्लस में c। अब यहाँ से करेंगे अगर तो x के पावर -4 अपान में -4, इसका मतलब ये हुआ -1/4 ये हो गया, और x के पावर -4 है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -1/4 और x के पावर 4, इस तरीके से।
ठीक, उम्मीद है ये चीज भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये सभी के सभी जो क्वेश्चन टाइप हुए हैं वो एक ही फार्मूले पर है, इसलिए आप इससे परेशान ना होइए। अब अपना क्वेश्चन जो भी इस टाइप का मिले आप खुद से कर सकते हैं। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम करा देते हैं आपसे। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर x की पावर -1/3 है। इसे जब करेंगे तो x की पावर -1/3 +1 और होल अपॉन -1/3 +1। जब इसे हल करेंगे तो x की पावर -3 +3 हो गया, 3 में से गया 2/3 और होल अपॉन भी 2/3 होगा। इसे जब आप लिखेंगे अच्छे तरीके से तो 3/2 हो गया, 3/2 हो गया और x की पावर आपका 2/3 मिलेगा। ये हुआ और इसके बाद प्लस में आप c जोड़ लीजिएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके पहले प्रश्नावली में इसी तरीके से सभी आसान आसान क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। ये कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आप अपने से ही कर लेंगे। इसमें क्या बताना है देख लीजिए फटाक से। ये सभी प्रश्न तो अब आपको अपने से करना चाहिए। इसके इक्वल में लिखेंगे x के पावर -3/4 +1 और होल अपान -3/4 +1 और प्लस में c करेंगे तो 4 एकम 4, तो x के पावर 1/4 और यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1/4 और ये 4 ऊपर जाएगा, ये प्लस c कर लीजिएगा। अब ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 हो गया और x के पावर 1/4 और फिर टोटल के प्लस में c होगा। यही आपको फाइनली ध्यान रखना है और यही आपका लास्ट रिजल्टेंट आंसर होगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए z के पावर -1/z है और यहाँ चर जो है वेरिएबल जो है z है। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ये z के सापेक्ष है तो z के पावर -1/4 तो है ही, +1 होगा और टोटल अपान -1/4 +1 और प्लस c करेंगे तो देखिए 4 में से 1 गया 3/4 यानी z के पावर 3/4 और यहाँ 4 में से 1 गया 3/4 ये होगा और प्लस c। अब इसे जब आप हल करेंगे तो 4/3 और z के पावर 3/4 और प्लस c, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये तो आपका a के पावर x वाले फार्मूले पर था, जैसा कि हमने a के पावर x वाला क्वेश्चन किया था। इस पहले चैप्टर में आपको इजी प्रश्न मिल रहे हैं। a के पावर x आप जानते हैं इंटीग्रेशन a के पावर x dx बराबर a के पावर x अपॉन लॉग a, बेस में e है। यहाँ पर a की जगह आपको 2 दिया गया है तो इसका फाइनल रिजल्ट होगा 2 के पावर x अपॉन लॉग 2 और बेस e और प्लस में आप c कर लेंगे तो ये फाइनल रिजल्ट होगा। यहाँ तक आप क्वेश्चन को खुद से भी कर सकते हैं, ये चीज नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप खुद से कर लीजिएगा, इसको क्या कराना है ये भी आप अपने से कर लेंगे। देखिए b के पावर 6 है और dx है। ये अच्छा क्वेश्चन एक तरह से माना जा सकता है, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर b के पावर 6 है और dx है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये x के सापेक्ष तो है लेकिन इस पूरे फलन में कहीं पर x नहीं है। इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे b के पावर 6 और केवल यहाँ dx करेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे और 1 किसका अवकलन होता है, समाकलन किसका अवकलन 1 होता है तो x का, तो सीधे सीधे आप लिखेंगे x इंटू बी के पावर 6 तो पहले से है और प्लस में c। ये थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि किसी भी फलन का अवकलन या समाकलन करते हैं तो उसमें जिसके सापेक्ष आप अवकलन या समाकलन करेंगे उस पद का होना जरूरी है, क्योंकि वही फलन को परिभाषित करता है। अगर नहीं है तो पूरा का पूरा फलन एक कांस्टेंट या फिर नियतांक मान लिया जाता है। तो यहाँ तक की चीजों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं। इसे भी आप करिए, इस क्वेश्चन को अगर आपको अच्छे तरीके से करना है तो देखिए इसे हम 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। फंक्शन को, तो जो फंक्शन है
इंटीग्रेशन b के पावर, इसको हम लिखेंगे x, और फिर इंटू b के पावर में a लिख सकता हूँ। ये दोनों आधार सेम है तो ये घात जुड़ जाएगा और ये डी। अब देखिए इसमें b के पावर a जो है ये कांस्टेंट है, मैं b के पावर a को बाहर कर लूंगा इंटू b के पावर x dx। अभी आपका फार्मूला बन गया, तो b के पावर a हो गया, और फिर इसके बाद a के पावर x का होता क्या है, a के पावर x अपान log a यानी log b, ये टोटल टर्म बनेगा, और प्लस में कांस्टेंट आप c ऐड कर लेंगे। तो उम्मीद है ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ तक की चीजों को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ से आपको चीजों को फंडामेंटल फार्मूले में कन्वर्ट करना आना चाहिए कि कैसे जो आपका फंडामेंटल फार्मूला हमने लिखा है उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर dx भी होना चाहिए, ये टाइपिंग एरर है, तो सेक स्क्वायर, अब पहले इसको साइन कास में चेंज करें। देखिए इसको लिखेंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, और ये ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर गया तो साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब tan स्क्वायर एक्स का तो आप नहीं जानते हैं, कहीं फार्मूले में नहीं आता है, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो आप एक चीज जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये है कि tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से करेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और टोटल यहाँ से dx होगा। ठीक, अब इसको अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, tan एक्स का, माइनस यहाँ से करेंगे तो केवल एक्स होगा, और प्लस में सी, ये आपको फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा देगा। तो ये चीज़ें आपको बारीकियां ध्यान रखना है कि हम ओरिजिनल फार्मूले में फंक्शन को कैसे ले जा सकते हैं। इसीलिए हमने त्रिकोणमिति में भी आपसे कहा था कि एक एक त्रिकोणमिति के फार्मूले को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जान जाइए, क्योंकि वही आपके लिए सबसे अच्छा और सहूलियत भरा होगा। क्योंकि जब तक आपका त्रिकोणमिति पर कमांड नहीं होगा, आपको अवकलन में भी समस्या होगी, समाकलन में भी समस्या होगी, और आगे एक तरह से कहिए पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में ही समस्या हो सकती है। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेक एक्स है इंटू सेक एक्स है प्लस tan। इस फलन को अगर आपका समाकलन करना है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, उसे आप खुद से भी करने का प्रयास करिएगा। मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन करा दूँ। देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इंटीग्रेशन बनेगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब आप जानते हैं इस सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, tan एक्स। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस सी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो सी लिखेंगे नहीं, C1 कर देते हैं। और सेक एक्स इंटू tan एक्स किसका होता है, सेक एक्स का, और यहाँ पर फिर C2 लिखें। अब C1 और C2 ऐड होगा तो एक नया कॉन्स्टेंट आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan एक्स प्लस सेक एक्स प्लस एक नया कांस्टेंट c, यहाँ पर c क्या है, C1 प्लस C2 के बराबर है। आपके पास सिंगल कांस्टेंट भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप बुक में और भी बहुत सारे जो फलन दिए गए हैं इस तरह के, आप उनको भी खुद से हल करने का प्रयास करिएगा। कहीं भी समस्या होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ कुछ समय के लिए, पहले इसको समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं, और कौन से पद को कैसे लिखना चाहिए। पहले यहाँ पर लिखने में ही गलती हुआ है। ये देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये 1 नहीं रहेगा, यहाँ पर ये 1 नहीं रहेगा, मिट भी नहीं रहा। हालांकि इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इस तरीके से देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर पहले आप पदों को अलग अलग करें। जब अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पर जब करेंगे हल
तो यक्स के पावर ये 3 होगा और अपान में भी 3 होगा, और माइनस यहाँ पर आप करेंगे तो यक्स के पावर ये -2 होगा, और यक्स के पावर -2 जब है तो यक्स के पावर -1 होल अपन -1 ये हुआ, और प्लस में सी। अब इसी को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो ये होगा x³/3 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और ये 1/x बचेगा, और प्लस में आप c लिख सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें आपको फिर सीखने को मिलेंगी। इस फलन में मैंने जो बताया था कि जो ऑपरेटर होता है, ये इंटीग्रेशन एक तरह से ऑपरेटर है, और ये ऑपरेट होगा तो ये जो है अलग अलग पार्ट में जो डिवाइड है उसमें डिवाइड होकर के ऑपरेट होगा। तो इसको जब लिखेंगे तो इंटीग्रेशन मैं लिख देता हूँ 2x² के साथ में dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर 2 e स्क्वायर एक तरह से है, e स्क्वायर अगर है तब तो देखिए इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर x नहीं है, स्क्वायर है। बुक में आप एक बार मैच करा लीजिएगा, लेकिन जो भी यहाँ टाइप बन रहा है मैं उसी को हल कराता हूँ। ये 2 जो है आउट हो जाएगा, बाहर लेंगे। अब यहाँ पर बचा केवल x² dx प्लस e के पावर 2 में भी x नहीं है तो इसे मैं भी बाहर कर लेता हूँ इंटू में dx। अब क्या करेंगे, 2 है इंटू x² का करेंगे तो x³ होगा, और अपान में 3 प्लस e स्क्वायर है, e स्क्वायर का e स्क्वायर इंटू यहाँ पर केवल और केवल x होगा, और प्लस में आप c ऐड कर देंगे तो फाइनल आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिए किस तरीके से अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसे हम बाहर कर लेते हैं, यही आपको यहाँ से सीखना है। तो यहाँ तक की चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए कुछ अच्छे प्रश्न इधर हैं, इसको भी जल्दी से हल कर लेते हैं। बाकी प्रश्न को आप खुद से भी हल करने का प्रयास करिएगा। देखिए अब इसमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इसमें इसको आप अलग अलग कर लीजिए। जैसे ही आप अलग करेंगे x³ केवल x बचा, मैंने लिख लिया x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ये 5 है, और x² करेंगे तो केवल dx, फिर माइनस 4 है, 4 को आप चाहें तो बाहर भी लिख सकते हैं, और x के पावर -2 होगा dx। अब अलग अलग आप सबका समाकलन कर लीजिए, तो ये x²/2 ठीक, फिर प्लस ये 5x हो जाएगा, ये 5x होगा, और -4 होगा, और ये x के पावर -1 और होल अपान -1 होगा प्लस c। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो x²/2 प्लस 5x, और माइनस माइनस प्लस होगा 4/x और प्लस में c। इस तरीके से आपको चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। तो यहाँ तक की चीज़ें आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। इसमें भी आपको फार्मूला तो एक ही यूज होना है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए क्या ध्यान रखना है, इसे चाहे तो आप a - b का होल स्क्वायर में ब्रेक भी कर सकते हैं। तो अगर ब्रेक करेंगे, देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन a² यानी x माइनस b² नहीं प्लस b² होता है, a² प्लस b² और -2ab करेंगे तो केवल 2 होगा, और इतने का dx होगा। अब इसे जब आप हल करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx, और फिर -2 है और इंटीग्रेशन dx। अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर x का x²/2 होगा, फिर प्लस 1/x किसका होता है, log x का, और -2x, और फिर प्लस c। अब कांस्टेंट टर्म को केवल और केवल ऐड कर लीजिए, तो ये चीज आपको समझने में आएगा या फिर देखने को मिलेगा। अब आगे आते हैं हम लोग। देखिए ये शायद इस चैप्टर का फाइनल और लास्ट क्वेश्चन है। ये देखने में आपको कठिन लग रहा है, लेकिन इसको जो है हम लोग थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज करके सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। तो सिंप्लीफाई जब आप इसको करिएगा तो देखिए यहाँ पर x³ - x² है, x - 1 है। अगर आप यहाँ से x² कॉमन लेंगे इन दोनों पदों में से,
एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एक्स माइनस वन, ठीक। और प्लस आपको यहाँ वन कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एक्स माइनस वन। टोटल के अपान में है एक्स माइनस वन और ये dx। अब क्या करना है, एक्स माइनस वन को बाहर लेंगे, एक्स इंटीग्रेशन लगाएंगे, एक्स माइनस वन बाहर हुआ और यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस और टोटल के अपान एक्स माइनस और ये हुआ dx। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये पद इससे कैंसिल होगा और केवल जो बचा है वो बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वन और dx। अब जब इसे आप हल करेंगे तो ये आपको मिलेगा एक्स का क्यूब 3 और प्लस एक्स और बाद में केवल और केवल सी बचे। तो देखिए कितनी आसानी तरीके से अगर आपको अलजेब्रा पर कमांड है, अलजेब्रा का प्रयोग करके आप चीज़ों को काफ़ी आसानी से हल करके लिख सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। ये हम लोगों का समाकलन का पहला लेक्चर था। इसमें हमने कोशिश किया कि आपकी तमाम चीज़ें जो भी छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ें हैं उसे बारी बारी से समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए। फंडामेंटल कंसेप्ट को भी हमने समझाने का प्रयास किया, क्योंकि पहले लेक्चर का मेन मोटिव ही यही होता है कि आप पहले उस चीज़ को समझिए कि चीज़ें कहाँ पर यूज होंगी, इसका कहाँ एप्लीकेशन होता है, कहाँ पर इसे कैसे हमें यूज करना है। इन चीज़ों को जब आप समझे रहेंगे तो कभी भी आप चाहे फिजिक्स पढ़िए, ये केमिस्ट्री में भी आपका आएगा। एक जगह बता देते हैं, जब आप लोग कभी रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, अभिक्रिया का वेग पढ़ेंगे, अभिक्रिया की कोटि आणविकता जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी समाकलन का खूब प्रयोग होता है। तो ऐसा नहीं है कि समाकलन केवल मैथमेटिक्स की भाग है, ये आपका फिजिक्स यानी साइंस के सभी पार्ट में आपका यूज होना ही होना है। तो आपका बेहतर कमांड होना चाहिए, बेहतर आपकी समझ होनी चाहिए। खास तौर से वे बच्चे जो फिजिक्स में अपना इंटरेस्ट है, फिजिक्स में इसका एक अहम रोल होता है, जिससे अगर आप आएंगे फैराडे लॉ में तो उसमें भी खूब इक्वेशन आते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन जब आप आगे आइएगा कभी पढ़िएगा तो आपको इंटीग्रेशन का यूज और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन किस तरीके से करना है और कैसे किया जाता है आपको सीखने और समझने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपकी चीज़ें आज काफ़ी बेहतर क्लियर भी होंगी, आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या भी नहीं होगा। कहीं अगर आपको कोई समस्या समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आज आपका हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप जो है किताबों को ले करके बाकी क्वेश्चन को फिर से हल करिएगा, किताब से ले करके कॉपी में अपने से हल करिएगा जो हमने तरीका बताया। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुद से प्रयास करेंगे वही बेहतर प्रयास होता है और वही जो है चीज़ों को सफल बनाएगी। अगर आप केवल एक लेक्चर देखते हुए सोचेंगे कि मैं केवल देख ले रहा हूँ और चीज़ें समझ में आएंगी तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि ऐसा है कि जब हम रिलैक्स मूड में होते हैं तो माइंड हमारा उतना ऑब्जर्व चीज़ों को नहीं कर पाता है। इसलिए बैठ करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। इस चीज़ को आप आगे समझ जाएंगे। तो यहाँ तक आप खुद से भी आगे भी करिएगा। और अब हम लोग बाकी की चीज़ें, बाकी के कंसेप्ट और सवाल को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का हमारा आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।